जनरली विंटर सीजन में बहुत सारे टूरिस्ट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हिमालयस की तरफ अपना रुख करते हैं और उनका एक बड़ा रीजन ये होता है कि वो हिमालयस में स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हालांकि इस साल विंटर में हमें कुछ दूसरा ही नजारा देखने को मिला। टूरिस्ट को मिली बस निराशा, क्योंकि हिमालय में चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या इवन जम्मू एंड कश्मीर हो, स्नोफॉल कहीं दिख नहीं रहा है। तो ये पूरा जो इस साल का विंटर है कहीं ना कहीं स्नोलेस एक्सपीरियंस जैसा दिखता है। तो क्या रीजन है इसका, क्या कारण है और कैसे ये सारी फैक्टर्स क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रीसेंट जो डेटा है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पूरा जो हिमालयन बेल्ट है हमारा, उसमें रेनफॉल स्नोफॉल काफी कम हुई है। स्पेशली उत्तराखंड में अगर हम लास्ट 2 महीने यानी दिसंबर जनवरी की बात करें तो रेनफॉल का कहीं नामो निशान दिखने को नहीं मिलता है। सिमिलरली अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो दिसंबर का जो रेनफॉल था वो पूरे हिस्ट्री में 6th लोएस्ट रेनफॉल यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। सिचुएशन जम्मू कश्मीर में भी काफी अच्छी नहीं है, वहां भी काफी कम रेनफॉल और स्नोफॉल हमें देखने को मिलता है। और इन सब का रिजल्ट यह है कि हिमालयन पीक्स जो कि दिसंबर जनवरी के महीने में बर्फ से पूरी ढकी हुई हुआ करती थी, कहीं ना कहीं आज पूरी तरह से बैरन और स्नोलेस दिखती है। अगर हम बात करें यहाँ पे ड्राई विंटर की, क्योंकि स्नोफॉल और रेनफॉल काफी कम है, तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम समझेंगे कैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्नोफॉल और रेनफॉल से रिलेटेड है। सिमिलरली क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर वीक हो गई तो स्नोफॉल हमें डेफिसिट दिखने को मिलेगा इवन इन द हिमालयस, चाहे कोई भी स्टेट की अगर हम बात करें। और ये दोनों पैरामीटर जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की तरफ इंडिकेट करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रैमिफिकेशंस है। और इन सब का अल्टीमेट इफेक्ट हमें वाटर स्कार्सिटी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स हैं जो कि वाटर सप्लाई करती हैं ऑलमोस्ट ऑल द नॉर्थ एंड वेस्टर्न स्टेट्स को, उनमें भी हमें पानी की कमी आने वाले फ्यूचर में दिख सकती है। अगर हम इस पूरे सिचुएशन को आईएमडी के डेटा के बेसिस पे समझे, आईएमडी जैसा कि हम जानते हैं स्टैंड्स फॉर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो आईएमडी के स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसा दिख रहा है कि इंडिया, अगर हम ऑल इंडिया एवरेज की बात करें तो जनवरी में जितना रेनफॉल होना चाहिए उसका बस 25% ही एक्सपेक्टेड रेनफॉल हमें दिखा है। सिमिलरली अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो सिर्फ 8% ऑफ द एवरेज रेनफॉल इस साल रिकॉर्ड की गई है। और सिमिलरली अगर हम बात करें विंटर रेनफॉल डेफिशिएंसी की तो इस साल वो काफी ज्यादा आई है, यानी 96% डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो अगर विंटर में 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो इस साल सिर्फ 4 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल देखने को मिली है। और इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग विंटर रेनफॉल ट्रेंड जो लॉन्ग टर्म में भी हमें बनता हुआ देखने को मिलता है, और वो सब टाई अप है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से। ना तो सिर्फ ड्राई विंटर्स इंक्रीज हो रहे हैं ड्यूरेशन में, बल्कि इवन जनवरी में रिपीटेड रेनफॉल फेलियर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें 10 सालों की, अगर हम लास्ट हिस्ट्री चेक करें, डेटा चेक करें, तो लास्ट 10 सालों में उत्तराखंड में ही 4 जनवरी ऐसे थे जिनको पूरी तरह से हम ड्राई डिक्लेयर कर सकते हैं, जहां द अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल और द अमाउंट ऑफ स्नोफॉल रेनफॉल काफी ज्यादा कम थे। और ये कोई वन ऑफ पैटर्न नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सेप्शनल ईयर्स में ही हमें देखने को मिल रहा है, बल्कि ये पैटर्न कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंट होती हुई दिखती है। और इसी वजह से साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो यहाँ पे आई हुई है, स्पेशली सीजनल प्रिडिक्ट करने में, सीजन प्रिडिक्ट करने में, रेनफॉल पैटर्न प्रिडिक्ट करने में, इनमें हमें फर्दर प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती हुई दिखेंगी। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, तो एट अ प्लैनेटरी स्केल पर हमारा जो भी एफर्ट है वो पूरी तरह से फ्रूटफुल अभी दिखता नहीं है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट हमें यह समझना होगा कि जो रेनलेस स्नोलेस विंटर हिमालयस में हम एक्सपीरियंस करते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वीक होना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर साफ शब्दों में समझें तो एक तरह का ऐसा विंड सिस्टम है जो कि मॉइस्चर को मेडिटेरियन सी से कैरी करती है और फिर ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करते हुए इंडिया में हिमालय के साथ उसको मॉइस्चर को स्ट्राइक करती है। और जब ये विंड हिमालय के स्लोप के अलोंग ऊपर जाता है तो टेम्परेचर कम होने के वजह से जो भी वाटर वेपर है, मॉइस्चर है, वो कंडेंस होता है और रेनफॉल और स्नोफॉल की तरफ वो नीचे आता है। अगर हम बात करें इस साल की तो ऐसा माना जा रहा है कि जो इस साल की वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो पिछले सालों से काफी कम है, उसकी स्ट्रेंथ काफी कम है और इसका इंपैक्ट में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में क्लियरली देखने को मिलेगा। अगर हम समझें कि क्यों वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फ्रीक्वेंटली फेल हो रही हैं और स्पेशली इस साल क्यों ये वीक थी,
तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये माना जाता है कि इस बार जो मॉइस्चर कंटेंट था वो काफी कम था। अगर हम बात करें हिमालयस की, सो दिस इज द इंडिया, और यहाँ पे हम जानते हैं पूरे नॉर्थ एंड ईस्टर्न एरिया में हिमालयस एक्सटेंड कर रहा है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंड सिस्टम है वो जब हिमालयस में पहुंचती है तो इनके पास 3 सोर्सेज ऑफ वाटर वेपर है। एक तो जो खुद वो मेडिटेरियन सी से ला रही हैं, बल्कि हालांकि वे ये जो वाटर वेपर है वो कॉन्टिन्यूसली प्रिसिपिटेट आउट होता रहता है। इस वजह से यहाँ पे जब तक कि यहाँ पहुंचता है हिमालयस में, इसकी अमाउंट काफी कम हो जाती है। तो इसको वाटर वेपर और मॉइस्चर मिलता है 2 जगहों से। एक तो वो जो विंड बे ऑफ बंगाल से आ रही है, वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर करती हुई आती है, कैरी करती हुई आती है, और दूसरी कभी कभी जो लोकलाइज्ड विंड है अरेबियन सी से भी आती है। तो इन दोनों जो विंड का यहाँ पे मिलन होता है उसकी वजह से यहाँ पे सडनली मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो जाता है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब हिमालय में राइज करती हैं तो रेनफॉल और स्नोफॉल को प्रोड्यूस करती हैं। हालांकि इस बार मॉइस्चर कंटेंट काफी कम था। दूसरा, हम जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ विंड काफी हद तक एक्सटेंट ऑफ रेनफॉल डिटरमाइन करती है, और इस बार जो लो प्रेशर टर्फ बना है इंडिया में वो काफी शैलो है, यानी काफी वीक है। इस वजह से वेलोसिटी और स्पीड जो है विंड की, स्ट्रेंथ तो ओवरऑल बोल सकते हैं वो भी कम दिखती हुई मिलती है। प्लस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो जनरली काफी साउथ तक फ्लो करती है, पंजाब हरियाणा में भी हमें इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। इस साल हमें ऐसा देखने को मिला है कि वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट की तरफ प्रोड्यूस कर रही हैं, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वाली जो विंड है वो जम्मू कश्मीर और ऊपर वाले एरियाज में ज्यादा स्ट्रांग है। एंड इसी वजह से जम्मू कश्मीर में रिलेटिव अमाउंट ऑफ रेनफॉल स्नोफॉल तो ज्यादा है, बट उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल ड्राई वेदर दिख रहा है हमें। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ना सिर्फ विंड की स्ट्रेंथ, ना सिर्फ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, बट इवन जितनी देर तक ये मॉइस्चर और विंड इंडिया के ऊपर रहती हैं उसमें भी काफी कमी इस साल देखने को मिली है। यानी ये मॉइस्चर विंड काफी कम समय इंडिया के हिमालयस में स्पेंड कर रही हैं, बल्कि वो ईस्टर्न एरिया में ज्यादा स्ट्रांगली मूव कर रही हैं। इन सब के कंबाइंड इफेक्ट के कारण ही रेनफॉल और स्नोफॉल हमें कम देखने को मिलता है। रिड्यूस्ड ड्यूरेशन ऑफ स्नो कवर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है। ऑब्वियसली स्नो कवर यानी थिक शीट ऑफ आइस जो कि स्नोफॉल के कारण हिमालयस में डिपॉजिट हो जाती है, उस जितने दिन तक वो डिपॉजिट जनरली रहती है उससे कम दिनों तक वो दिखने को मिलती है। यहाँ पे डायर्नल टेम्परेचर वेरिएशन काफी हाई हो गया है, और उसके अलावा डे टाइम टेम्परेचर भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम जानते हैं ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो ही रहा है, और इसका इफेक्ट हमें हिमालय में देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि डे टाइम टेम्परेचर अगर एवरेज से ज्यादा रहा यानी एक्सटेंट ऑफ मेल्टिंग जो होगी वो हाई होगी, और इसके कारण जो स्नो मेल्ट हो रहा है वो पहले कंपैरिजन में काफी तेजी से हो रहा है स्नोफॉल होने के बाद। तो दैट इज द रीजन, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ फास्टर स्नो मेल्ट, ड्यूरेशन ऑफ स्नो कवर जो हिमालयस में जनरली देखने को मिलता है उससे अब कम हो गया है। और इसका सिर्फ इंपैक्ट स्नो कवर पे नहीं है, इसका वाइडर इंपैक्ट हमें कृषि और जल सुरक्षा पे भी दिखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि हिमालयन रिवर्स वो अपना सोर्स इंडियन हिमालयन ग्लेशियर्स में पाती हैं, और वहां से वो वाटर कैरी करते हुए प्लेन्स में आती हैं। प्लेन में चूंकि पोरोसिटी काफी हाई है तो वाटर कहीं ना कहीं परकुलेट डाउन होती है और वो ग्राउंड वाटर टेबल का निर्माण करती है। अब चूंकि अमाउंट ऑफ स्नोफॉल तो लेस है ही, स्नो मेल्टिंग भी काफी रैपिडली हो रहा है, इसके वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ड्राई सीजन में the volume of water that is being carried by the rivers would become less, और इसके कारण जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है उस पे हमें इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जो सॉइल में नमी है, मॉइस्चर है, वो भी कम हो जाएगी। और हम जानते हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चरल हार्टलैंड है वो कहीं ना कहीं ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है, और इस ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे जो एडवांटेजेस फैक्टर है वो है मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी, चाहे तो वो रिवर वाटर से हो या सॉइल मॉइस्चर से हो। तो दोनों की जब कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली इसका जो इफेक्ट है एग्रीकल्चर और इकोनॉमी पे पड़ेगा, क्योंकि क्रॉप यील्ड, क्रॉप प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली हमें कम होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। स्पेशली अगर हम रबी क्रॉप की बात करें उस पे स्ट्रेस ज्यादा होगा। रबी क्रॉप उन क्रॉप्स को कहा जाता है जिनको हम विंटर में बोते हैं और समर में हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी काट लेते हैं। एग्जाम्पल आपका वीट हो गया इस एरिया में। तो वीट काफी हद तक ये रेनफॉल पे डिपेंड करता है, तो वीट प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली हमें कम होती हुई दिखेगी। और जो इरिगेशन में सपोर्ट मिलता था हमारा कैनाल इरिगेशन से, ग्राउंड वाटर इरिगेशन से, क्योंकि हर जगह पे पानी कम हो रही है तो उसमें भी हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो इरिगेशन सिस्टम भी हमारा इंपैक्ट होगा। ना तो सिर्फ एग्रीकल्चर और वाटर सिक्योरिटी, इनका हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट फॉरेस्ट फायर और इकोलॉजिकल स्ट्रेस के रूप में भी देखने को मिल सकता है। हम जानते हैं कि हिमालयस में जो फॉरेस्ट है, स्पेशली हायर एल्टीट्यूड पे जो कि लार्जली पाइन फॉरेस्ट है, उनकी जो लीव्स होती है वो काफी ड्राई होती है।
तो अगर ड्राई सीजन ज्यादा तक परसिस्ट किया, इसका मतलब कि फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, जो हमारे ट्रीज के जो लीव्स हैं वो रब करेंगे और उसके वजह से फ्रिक्शन फायर प्रोड्यूस होगा। और चूंकि ये बहुत ड्राई है, इस वजह से फायर काफी रैपिडली स्प्रेड होता हुआ दिखेगा। और इसका हमें क्लियर एग्जांपल देखने को मिलता है उत्तराखंड में ही, सिर्फ एक छोटे से हिमालयन स्टेट में मोर देन 1600 प्लस फायर अलर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसका एक रीजन है, वो है ड्राई टेम्परेचर, ड्राई सीजन और ड्राई वेदर एज सच। हिमाचल प्रदेश में भी 600 प्लस फायर अलर्ट हैं, जम्मू कश्मीर में 300 प्लस फायर अलर्ट हैं। तो ये पूरा जो है ड्राई फॉरेस्ट फ्लोर के कंडीशंस को प्रोड्यूस करता है, इस वजह से ऐसा सिचुएशन हमें देखने को मिलता है। कुछ साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि चूंकि जो हिमालय में रेनफॉल स्नोफॉल है काफी अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है, इस वजह से जो स्नो एक्यूमुलेशन होगा वो काफी कम हो रहा है। इसकी वजह से ग्लेशियर मेल्टिंग रैपिडली हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो ही रहा है एट ग्लोबल स्केल पर। तो इसकी वजह से जब रैपिड मेल्टिंग ऑफ स्नो होगी तो वाटर जो है वो प्लेन्स तक नहीं आएंगी, कई जगह वाटर जो है अपने आप को एक्यूमुलेट कर लेंगी माउंटेन सिस्टम में ही, और उनके एक्यूमुलेशन से काफी सारे स्मॉल टू लार्ज स्केल लेक्स का भी वहां निर्माण देखने को मिलेगा। और चूंकि ये ग्लेशियर लेक्स बनेंगी इस तरह के स्लोप पे जहां पे इंस्टेबिलिटी ज्यादा है, जहां पे स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कारण हम बोल सकते हैं कि इरोजन वगैरह ज्यादा हो रहा है, वेदरिंग वगैरह ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से इन ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट या फ्लडिंग कंडीशंस में भी फ्लडिंग कंडीशंस को क्रिएट करने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का वीक होना है, जो हमारा ड्राई और रेनलेस स्नोलेस हम विंटर देख रहे हैं हिमालयस में, इनका बहुत ही वाइडर रेमिफिकेशंस हमें देखने को मिलेगा, जो हमारे जीवन की हर बोल सकते हैं हर आयाम को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेंगे। अगर हम बात करें इस पूरे आर्टिकल में जो कि इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था, एक टर्म का यूज किया गया था, तो जो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से बात करें, तो कॉन्सेप्ट इन फोकस अगर हम आज की इस वीडियो में देखें तो उसको हम इक्विलिब्रियम लाइन एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। इक्विलिब्रियम लाइन एल्टीट्यूड को अगर हम सिंपली समझें तो ये होता है वो हाइट ग्लेशियर्स में वेयर एनुअल एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो, अगर हम बात करें तो या तो हो सकता है फ्रीजिंग ऑफ वाटर बॉडी से या फिर स्नोफॉल से। तो जो एनुअल एक्यूमुलेशन है, स्नो गेन जिसको कि हम बोल सकते हैं, वो एनुअल एब्लेशन के बराबर होता है। एब्लेशन मतलब लॉस ऑफ स्नो। लॉस ऑफ स्नो दो तरीके से हो सकता है, या तो रैपिड मेल्टिंग से या सब्लिमेशन, जहां स्नो डायरेक्टली वेपर में बनके उड़ जाती है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गया, यानी कि ना तो स्नो इंक्रीज हो रही है ना तो स्नो अमाउंट है वो डिक्रीज हो रही है, तो मास बैलेंस जो अगर हमारा बताया स्नो का वो जीरो हो जाता है। तो जिस हाइट पे ये हो रहा हो उसी हाइट को हम इक्विलिब्रियम लाइन एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमेशा पूछती रहती है। So that's all for this particular video. I hope you understand the entire concept behind the dry winter in Himalayas this year. So if you like the video, please hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel for more such content. Thank you very much.